हे गाइस, आज की जो कहानी है वो शेयर करी है जॉन ने, और ये कहानी हम जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनने वाले हैं। मतलब जो जो उसने एग्जैक्टली बताया था मैं सेम एग्जैक्टली आप सबको बताऊंगा। और ये कहानी आपको बताएगी कि डार्क वेब की दुनिया कितनी ज़्यादा हार्मफुल और कितनी ज़्यादा डेंजरस है। इस कहानी से आपको एक छोटा सा आइडिया तो ज़रूर लगेगा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हे दोस्तों, मेरा नाम जॉन है, और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे डार्क वेब की दुनिया कभी भी पसंद नहीं आई है। मतलब हाँ, सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ना मेरे पास पेशेंस है और ना ही कोई इतना ज़्यादा नॉलेज कि मैं डार्क वेब को प्रॉपरली यूज़ कर पाऊँ। वैसे भी हमारे पूरे फैमिली में टेक्नोलॉजी का कीड़ा थोड़ा कम ही है। हमने कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, इनफैक्ट टोस्टर्स और जो बाकी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी से लेकर वॉशिंग मशीन, इन सब को लेकर हमने हर टाइम स्ट्रगल करा है उन्हें सीखने में। तो हाँ, ये बोल सकते हो कि हमारी फैमिली में इतने कोई टेक लोग हैं नहीं। और मेरी मॉम के साथ तो कई बार स्कैम तक हो चुका है। मतलब वो आते नहीं, OTP बता दीजिए सर, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई बार मम्मी के पैसे उड़े। ऑल दो टोटल में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ही है, बट फिर भी यार बुरा तो लगता है। वही मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है फ्रांसिस, वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो एक टेक जीनियस है और छोटा मोटा हैकर भी। उसको ऐसी क्रीपी और अजीब गरीब चीजें देखने में बड़ा मजा आता है। अगर उसे ऑनलाइन ऐसा कुछ मिल जाता है तो वो जरूर देखता है उसको। एक बार तो उसने मेरे कंप्यूटर में टॉर ब्राउजर भी इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया, शॉर्टकट्स भी डिलीट कर दिए, और मुझे तो ये भी याद नहीं कि उसने वो फाइल्स रखी कहाँ थी। फिर भी कभी कभी फ्रांसिस मुझे अल्फा बे से कुछ पिक्चर्स भेज दिया करता था, जो कि अपेरेंटली एक डार्क वेब के ब्लैक मार्केट का था। ज्यादातर वो अजीब या इलीगल प्रोडक्ट्स की फोटोज भेजता था, और कभी कभी वो रैंडम या इम्पॉसिबल थ्योरीज ढूंढ लेता था, जो कि थोड़ा वियर्ड भी था बट थोड़ा फनी भी। लेकिन कभी कभी वो कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें भी भेज देता था, जैसे कि रैंडम मर्डर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, उनके विक्टिम्स हैं उनकी फ़ोटोज़ भेज दी, या कोई बहुत गंदी तरीके से कार क्रैश हुआ है उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भेज दी। जिसकी वजह से मैं ओवरऑल बताऊँ तो फ्रांसिस से अब थोड़ा दूर ही रहने लगता था, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देखना पसंद नहीं है, और वो यही सारी चीज़ें देखता रहता था और मुझे ज़बरदस्ती शेयर करता रहता था। ओवरऑल बताऊँ तो फ्रांसिस थोड़ा अजीब है, लेकिन बुरा इंसान नहीं है। हम दोनों एक्चुअली काफ़ी क्लोज थे, और जब कभी भी वो अपनी लाइन क्रॉस करता था, मतलब कि ऐसे एकदम डिस्टर्बिंग फोटोज़ वीडियोस भेजना, वो जब भी ऐसा करता था मैं बस पोलाइटली उसे कह देता था बस कर भाई, और वो कुछ टाइम के लिए फिर रुक भी जाता था, कुछ नहीं भेजता था। लेकिन फिर जैसे ही मेरा थोड़ा शौक जो मैं वो फोटो को देख के मुझे मिला था वो थोड़ा कम होता, वो फिर से कोई रैंडम फोटो या डिस्टर्बिंग वीडियोस भेज देता। और हमेशा की तरह वो फनी और हार्मलेस फोटोज़ या वीडियोस से शुरू करता था, बट धीरे धीरे बहुत डार्क और बहुत डिस्टर्बिंग होने लग जाती थी उसकी भेजी हुई फ़ोटोज़। लेकिन जो उसने सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ोटो भेजी थी वो थी सिर्फ एक नॉर्मल फ़ोटो जिसमें एक लड़के का चेहरा था। लेकिन वो डिस्टर्बिंग इसलिए थी क्योंकि वो लड़का मैं खुद था, वो मेरी फ़ोटो थी। ये फ़ोटो रैंडमली किसी डार्क वेब की अनियन साइट में मिली थी। बस एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट था जिसमें मेरी फ़ोटो थी, और उसकी साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, जैसे किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल का लेआउट हो, प्लेन सिंपल और बिना किसी लॉजिक के। उस पेज में मेरा नाम, बर्थ डेट, एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ था। फिर फ्रांसिस का मुझे मैसेज आता है, आई एम सो सॉरी जॉन, मुझे नहीं पता उन्होंने तुझे कैसे ढूंढ लिया। मैं तुरंत उसे बहुत सारे सवालों के साथ रिप्लाई करता हूँ कि सॉरी किस लिए कह रहा है, और वो कौन है, और किसने मुझे ढूंढ लिया। जिसमें फ्रांसिस मुझसे पूछता है कि तूने कोई वियर्ड सी साइट ओपन करी थी क्या, या फिर कोई रैंडम ईमेल ओपन करके उसे डाउनलोड कर लिया था। तो मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं करा। ऑल्दो जो मेरा बिजनेस है, अगर मैं देखूँ तो मैं दिन के 100 हज़ारों मेलों को ओपन करता हूँ, उनका रिप्लाई करता हूँ, तो हो सकता है कोई वियर्ड मेल होगा जो मैंने शायद डाउनलोड कर दिया हो या उनसे इंटरेक्ट कर लिया हो। वेल, मैं फ्रांसिस से बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता यार, तू मुझे ढंग से बता कि चल क्या रहा है। फ्रांसिस बिल्कुल डरा हुआ था, और वो एक भारी टोन में बोलता है कि तेरा नाम एलिसिया नाम की एक साइट में लिस्टेड है एज अ पार्टिसिपेंट। तो मैं पूछता हूँ कि ये एलिसिया क्या चीज़ है। तो वो बताता है कि ये एक रेड रूम है जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया था, बट अब वो वापस ओपन हो चुका है। मैं उसकी बात पे हंस पड़ता हूँ। मतलब मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, आई नो, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ये रेड रूम जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मिथ है, लोगों को डराने के लिए बोली जाती है, कहानी है, ये सब असली में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रांसिस को भी मैं यही चीज़ें बोलता हूँ, तो फ्रांसिस बोलता है कि मुझे खुद ऐसा लगता था यार कि ये रेड रूम शायद नहीं होता है या फिर जो भी, लेकिन एलिसिया रियल है, और एलिसिया एक रेड रूम है और बहुत खतरनाक रेड रूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें होने लग जाती है तो मैं फ्रांसिस को बोलता हूँ कि बस अब मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो मैं सेम वही करता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ कि चल मैं तेरे से बाद में बात करूँगा, बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है, मेरे को ज़्यादा इस प्रैंक में फंसना नहीं है, ठीक है, चल बाय। मैं फ़ोन काट देता हूँ। फ्रांसिस से मैं दूर तो हो चुका था, और मैं अपना माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी हो यार, थोड़ा सा शक तो रह ही जाता है दिल में।
तो मैं क्या करता हूँ कि पुलिस को कॉल कर देता हूँ। एक नॉन एमरजेंसी नंबर होता है तो उसमें करता हूँ और मैं पुलिस को बताता हूँ कि एक रैंडम साइट है जहाँ पे मेरा डेटा लीक हो चुका है। पुलिस बोलती है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है, लोगों का अक्सर डेटा लीक हो जाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा आपको लगे कि बहुत अजीब हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताना, लेकिन अभी के लिए आप डरो मत, ये जो भी हुआ है ये बहुत नॉर्मल है और ये सबके साथ ही होता है। जिसके बाद अब मैं अपने नॉर्मल वीक में बिजी हो जाता हूँ और उस वेबसाइट का कोई मेंशन भी नहीं आया। फ्रांसिस भी मान लेता है कि शायद उसने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया उस चीज़ को लेकर। मतलब सच तो यही है ना कि आजकल हर किसी इंसान का डेटा डार्क वेब पे मिल जाता है, उसका नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें डार्क वेब पे अवेलेबल रहती है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं होता, ये बस होता है वहाँ पर। तो मैंने भी ऐसे सोच के बस इसे जाने दिया। करीबन 1 महीने बाद अब जो मेरा लेटर बॉक्स होता है उसमें मुझे एक लेटर मिलता है। उस एनवलप पे ना रिटर्न एड्रेस था ना कोई स्टैंप, बस एक प्लेन सा एनवलप था और मुझे तब समझ आ गया कि ये लेटर मुझे किसी ने पर्सनली डिलीवर किया है। ये लेटर किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो नहीं आया है। मैंने एनवलप खोला तो अंदर एक बिल्कुल काला कागज़ था, परफेक्टली ब्लैक, जिसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी जो कि थी किसी रैंडम लेटर्स और नंबर्स का स्ट्रिंग, और लास्ट में डॉट अनियन लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने पे ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ की लिंक है, और एंडिंग में अगर डॉट अनियन लिखा है तो ऐसा लग रहा था कि किसी डार्क वेब की लिंक है। सच बताऊं तो इस समय पर मैं पुरानी सारी बातें भूल चुका था कि वो मेरा स्क्रीनशॉट था, वहाँ पर डेटा लीक हुआ था, वो सब भूल चुका था। अब मैं फ्रांसिस को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा लेटर मिला, उसमें ये चीज़ें हैं। फ्रांसिस भी तुरंत मेरे घर आ जाता है। वो डरा हुआ तो नहीं था, वो बल्कि बहुत क्यूरियस था। वो आता है, हम दोनों घर के अंदर जाते हैं, मेरा लैपटॉप खोलते हैं। फ्रांसिस मेरे लैपटॉप में पता नहीं कहाँ से वो टॉर ब्राउज़र वो सब ढूंढ लेता है और फिर वहाँ पे ये लिंक डालना शुरू करता है। जैसे ही वो लिंक डालता है और ओपन करता है, एकदम से फ्रांसिस टेंशन में आ जाता है और उसके मुंह से निकलता है शिट। अब मैं इससे पहले फ्रांसिस से पूछूं कि क्या हुआ, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, मैं स्क्रीन पे देखता हूँ और स्क्रीन पे एक टाइटल आता है। टाइटल का नाम था एलिसिया, ALICIA, एलिसिया। ये वही साइट थी ना जहाँ मेरा नाम ऐसे लीक हुआ था। फ्रांसिस मेरे को देख के अपना सर हिलाकर कंफर्म करता है। अब कुछ सेकंड्स बाद साइट लोड होती है। स्क्रीन के बीच में एक ब्लैक वीडियो प्लेयर पॉपअप होता है। कोई टाइमर या ड्यूरेशन नहीं दिखा रहा था, बस एक सिंपल सा प्ले बटन था। फ्रांसिस उस प्ले बटन पे क्लिक करता है। वीडियो एकदम डार्क थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दिख रहा है, एकदम डार्क, लेकिन कुछ आवाज़ें थी जो हमें सुनाई दे रही थी। मैं फ्रांसिस को बोलता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ा, और फ्रांसिस जैसे वॉल्यूम बढ़ाता है तब हमें क्लियरली सुनाई देता है। ये किसी के तो स्ट्रगल करने की आवाज़ थी, जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई ऐसा लग रहा था किसी को बहुत टॉर्चर किया गया है। और जब आप किसी को टॉर्चर करते हो तो कैसी चीखें मार रहा होता है, कैसी आवाज़ें निकाल रहा होता है, ये वैसी ही आवाज़ें थी। ऑल्दो आवाज़ बढ़ाने के बाद भी वो आवाज़ इतनी धीरे सुनाई दे रही थी कि हमें ऑल्दो समझ तो आ रहा था, लेकिन हम भी गैस ही कर रहे थे, एकदम एग्जैक्ट हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर स्क्रीन थोड़ी सी ब्राइट हुई, इतनी कि हम दीवार और छत देख सके। एक छोटी सी रूम थी, रूम के बीच में एक आदमी था जो कि बेड के ऊपर पड़ा हुआ था और उस आदमी को चेन से बांध के रखा हुआ था, और उस आदमी के चेहरे के ऊपर एक बैग था, तो उसे पहचानना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मैं फ्रांसिस से पूछता हूँ कि ये सब क्या है, तो फ्रांसिस बहुत डरते हुए कहता है कि ये रेड रूम है। मैं बोलता हूँ उसे कि यार ये फालतू की चीज़ें हैं भाई, इसे बंद कर। फ्रांसिस या तो शॉक में था या तो क्यूरियस था, लेकिन वो बंद नहीं करता, वो वीडियो चलने देता और उसे देखे जा रहा था। मैं खुद जाता हूँ और उस वीडियो को बंद करने जा ही रहा था कि तभी अचानक से स्क्रीन पर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी पूरा नेकेड था और उसकी छाती पूरी छिली हुई थी, मतलब अलग अलग जगह उसके चीरे लगे हुए और खून निकले जा रहा था। अब ये जो आदमी था, ये जो नेकेड आदमी था, ये जाता है और जो बेड में एक आदमी जो बंधा हुआ था उसके चेहरे से वो बैग हटा देता है। जैसे वो बैग हटाता है मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है और मेरे मुंह से ऐसे निकलता है कि क्या। तभी फ्रांसिस मेरी तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ। तो मैं बोलता हूँ कि ये आदमी तो मेरे बॉस हैं, मिस्टर डॉसन। फ्रांसिस बोलता है कि तू 100% श्योर है। मैं बोलता हूँ हाँ, मैंने रोज़ मिलता हूँ, मुझे पता है मेरे बॉस ही हैं। क्या ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। फ्रांसिस बोलता है कि नहीं, ये लाइव स्ट्रीम तो नहीं है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं चाहता था कि तुरंत वीडियो को बंद करके पुलिस को कॉल करूं, लेकिन हम दोनों अपनी सीट पर जम चुके थे, जैसे कि हमें फ्रीज कर दिया हो। वो नेकेड आदमी नीचे रखे गए बैग में से छुरी निकालता है और मिस्टर डॉसन के पैर की चमड़ी को उसी से चीर कर निकालने लग जाता है। डॉसन पूरी एग्नी में चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका मुंह पूरी तरीके से बंद था। ना वो हिल सकता था, ना चिल्ला सकता था, बस उसकी आंखों में दर्द दिख रहा था। एक ऐसा दर्द जो आज से पहले मैंने शायद कभी महसूस छोड़ो देखा भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा करके वो आदमी उसके पैरों से स्किन काटता गया और फिर धीरे धीरे टॉर्सो तक पहुंच गया। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि वीडियो कितनी देर चली, लेकिन हर कुछ देर बाद वीडियो स्किप करता था और ये वीडियो डॉसन के और ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टेजेस पर पहुंचने लगा, जहां पर
धीरे धीरे करके उसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर करा जा रहा था। और ये वीडियो तब तक चला जब तक डॉसन की पूरी बॉडी में से स्किन बाहर निकल नहीं गई, जिसके बाद मिस्टर डॉसन बेहोश हो जाते हैं। मैं उसी समय वहां पर वॉमिट करने लगा था। फ्रांसिस मुझे संभाल रहा है और तभी अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हम दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम उन्हें बचा भी नहीं सकते क्योंकि हमें जब तक ये लिंक मिला था, जब तक हमने वो वीडियो शुरू करी थी, शायद तब तक तो मिस्टर डॉसन मर चुके थे। ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके भेजी गई हुई वीडियो है। मैं तुरंत पुलिस को कॉल करता हूँ और उन्हें वेबसाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लेकिन जब तक पुलिस ने साइट एक्सेस करी तब तक वीडियो हट चुकी थी, जैसे कि कोई वीडियो वहां पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ऐसा लगता था उस साइट में वीडियो बस एक ही बार देख सकते हो, जैसे आप एक बार वो वीडियो देखोगे उसके बाद वो वीडियो खुद डिलीट हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने इस बार हमारा बिलीव करा था। उन्होंने हमारी बातों पर पूरा ट्रस्ट दिखाया और कहा कि वो इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। बाद में पुलिस ने ये सारी इन्फॉर्मेशन FBI को भेज दी। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता कि मिस्टर डॉसन मर चुके हैं तब तक उन्हें मिसिंग की कैटेगरी में रखा गया था और पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कई बार मुझको पुलिस और FBI एजेंट्स ने बुलाया, क्वेश्चनिंग करी, लेकिन बस वही फॉर्मेलिटीज़ थी। 1 साल गुजर गया, लाइफ वापस नॉर्मल होने लगी। हमारा ऑफिस में नए मैनेजर काम पे लग चुके थे और मिस्टर डॉसन की डिसअपीयरेंस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गई थी। मुझे पूरा यकीन था कि सब खत्म हो चुका है। जो सब भी मैंने देखा था वो सब सिर्फ वन लास्ट टाइम था। इसके बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने लगा था और मैं और फ्रांसिस तो अब काफ़ी दूर हो चुके थे एक दूसरे से। मतलब हमने वो वीडियोस देखी थी ना, उसके बाद हम एक दूसरे को फेस ही नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा था कि वो सब हमारी वजह से हुआ है। और इसी वजह से फिर मेरे और फ्रांसिस में करीबन 1 साल तक कोई बात ही नहीं हुई। अब लाइफ ऐसे आगे चलने लगी और एक दिन की बात है, मेरे लेटर बॉक्स में एक लेटर आता है। मैं उसे निकालता हूँ तो ये सेम वैसा ही लेटर था जो 1 साल पहले आया था। ना भेजने वाली की कोई डिटेल्स। मैं समझ गया था कि लेटर सेम वैसा ही लेटर है जो पिछली बार आया था। और इस बार मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता, मैं तुरंत पुलिस को कॉल करके उन्हें बुला देता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक और एविडेंस को मैं देखकर ऐसे डिस्ट्रॉय कर दूँ। अब जो भी होगा पुलिस के सामने होगा। अब पुलिस मुझे उस FBI एजेंट के पास रीडायरेक्ट कर देती है जो इस केस में काम कर रहे थे। एजेंट ने बिना टाइम वेस्ट करे मुझे पिक करने का डिसाइड किया। 1 घंटे के अंदर वो 3 आर्म्ड एजेंट्स के साथ मेरे घर के बाहर खड़े थे। मिस्टर जॉन, मैं एजेंट वेंस हूँ और आपको अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। ये बोलकर वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरी ज़िंदगी खतरे में हो। वो लोग मुझे शहर के बीच एक ऑफिस बिल्डिंग में ले जाते हैं और इंटेरोगेशन रूम में बिठा देते हैं जब तक वो एविडेंस चेक कर रहे थे। मैं वहाँ एक गिलास पानी के साथ बैठा रहा। दिमाग में 1000 थॉट्स चल रहे थे और ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। फिर एजेंट वेंस अंदर आते हैं। उनके चेहरे पे टेंशन क्लियर दिखाई दे रही थी, लेकिन उन सब के बाद भी उन्होंने नॉर्मल रहने की कोशिश करी। वो मुझे बताते हैं कि जो उस एनवेलप में लिंक थी हम उस पर गए थे और जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ हमें एक वीडियो मिली थी, सेम वैसी ही वीडियो जैसा आपने 1 साल पहले डिस्क्राइब करा था। इस बार बस इंसान अलग था। हमने उसके कुछ स्क्रीनशॉट निकाले हुए हैं। एक हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। एक बार आप आ जाइए और कोशिश करिए कि क्या आप उस आदमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जैसे ये सुनता हूँ मैं कांप जाता हूँ। मैं इस थॉट से ही कांप जाता हूँ कि मुझे वापस से कुछ ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस की मदद करने के लिए मैं हाँ कर देता हूँ। वेंस मुझे एक कंप्यूटर रूम में ले जाते हैं जहाँ कुछ लोग एक स्क्रीन पे किसी इमेज को क्लोजली देख रहे थे, जैसे कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उन्हें ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं उस फेस को आसानी से पहचानता था। वो जो चेहरा था, वो जो इंसान था, वो मेरा दोस्त फ्रांसिस था। फ्रांसिस के चेहरे पर सिर्फ एक ही इमोशन था, डर। उन स्क्रीनशॉट्स में क्लियरली दिख रहा था कि फ्रांसिस जिंदा था, लेकिन कब तक ये मैं नहीं जानता। मैं एजेंट वेंस से पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ्रांसिस, क्या। मैं भी ये बोलने ही वाला था कि वही सामने से बोल देते हैं, आई एम सॉरी सर, बट आपका दोस्त जिंदा नहीं है। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरे गले से तो आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही थी, बट स्टिल मैंने उनसे पूछा कि उसको आखिर कैसे मारा। जिस पे वो सामने से कहते हैं कि बेटर होगा आप डिटेल्स ना ही जाने, लेकिन हम वादा करते हैं कि जो भी ये कर रहा है हम उसको ढूंढ निकालेंगे। और फिर से हमने एक बार वापस हर एक डिटेल्स पर बात करी। हर बार उन्होंने यही बोला कि वो पूरी कोशिश करेंगे मुझे सेफ रखने की और उन लोगों को पकड़ने की जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदले, कोई भी पकड़ा नहीं गया और आखिर में मैंने अपना काम भी छोड़ दिया। मैं घर के अंदर छुप गया था, डर में। हर वक्त यही सोचता कि जो भी मेरी लाइफ में क्लोज है कहीं वो नेक्स्ट विक्टिम ना बन जाए। मेरे पास वैसे भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, ना कोई सिबलिंग्स, ना मेरे माँ बाप, और शायद इसलिए मैं रेड रूम के लोगों के लिए एक परफेक्ट टारगेट बन चुका था। FBI कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो लेटर्स आते रहे।
कभी भी बिना किसी पैटर्न्स के। अगला विक्टिम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हम अलग ज़रूर हो चुके थे कुछ साल पहले, लेकिन बातचीत कभी बंद ही नहीं हुई थी। और इस बार भी वो वीडियो थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की ब्रूटल किलिंग की। मेरे को जब भी कोई ऐसे लेटर मिलते मैं सीधा पुलिस या FBI को दे देता। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनको खोलकर खुद देखूं। फिर एक बार की बात है जब मेरा एक पुराना कोवर्कर मिसिंग हो जाता है और एक एक करके मेरे हर एक क्लोज इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जो कभी किसी टाइम पर मेरे से क्लोज था वो मिसिंग होने लग जाता है। वेल, मेरे को, पुलिस को, FBI को, सबको पता था कि वो मिसिंग नहीं हो रहे, उन्हें मार दिया जा रहा है। और इन सारी चीजों को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि इनका असली टारगेट मैं हूँ, उनका फोकस मैं ही था। शायद वो मेरे साथ फिजिकल टॉर्चर नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे साथ वो एक मेंटल टॉर्चर करना चाहते थे। वो मुझे अंदर से तोड़ना चाहते थे जब तक मैं खत्म ना हो जाऊं। ये सब देखकर मैं सच बता रहा हूं तो अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मेरी जिंदगी क्या थी, एक रूम में बंद रहूं और 24 घंटे ये डर रहे कि कोई अंदर आ ना जाए। इतना आइसोलेटेड हो जाऊं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को पता ना चले। और शायद वो लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। शायद ये सब एक सिक गेम था देखने के लिए कि मैं कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मैं पूरी तरीके से हार मान चुका था। अगर मेरी मौत से किसी की भी जान बचती है तो शायद मुझे ये कर ही लेनी चाहिए। अब मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि मरने का सबसे इजी तरीका क्या है। काफी कुछ सर्च करने के बाद फाइनली मैं अपनी गन को ही चूज करता हूँ। मैं अपनी बंदूक उठाता हूँ, अपने टेम्पल पर रखता हूँ। ऐसा लगा जैसे घंटों बीत गए पर मेरी उंगली ट्रिगर तक गई ही नहीं। हर पॉसिबल आउटकम मेरे दिमाग में घूम रहा था। तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजने लगता है। मेरे हाथ से अचानक से बंदूक गिर जाती है। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, एक अननोन नंबर था। मैं उसे अपने कान से लगाकर बोलता हूँ कि हेलो। तभी सामने से आवाज़ आती है, नॉट लाइक दैट। ये एक रोबोटिक वॉइस थी। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम हो कौन, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझ चुका था कि ये कौन था। सामने से आवाज़ आती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें इस मूवमेंट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सामने वाला वॉइस चेंजिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा था, तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये आदमी है, औरत है, छोटा बच्चा है या बड़ा बूढ़ा कौन है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने वाला हूँ। तभी मेरी नज़र मेरे लैपटॉप के कैमरा पे पड़ती है। ऑफ कोर्स वो मुझे देख रहे थे, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बस कैमरा की तरफ देखे जा रहा था और सामने से आवाज़ आती है, एग्जैक्टली हम तो तुम्हें कई सालों से देखे जा रहे हैं। हर समय हमारी नज़र सिर्फ तुम्हारे ऊपर होती है, तुम्हारी हर मूवमेंट पर, तुम्हारे हर इमोशन पर। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था ये बात सुनकर। मेरा दिल ऐसा मानो कि जैसे एकदम से नीचे गिर चुका था। मैं सोचा था कि आइसोलेट होकर, एक रूम में बंद होकर शायद मैं बच जाऊं, लेकिन वो तो 24 घंटे मुझे देखे जा रहे थे। मैं सेफ नहीं था। वो बस मेरे मन का भ्रम था। मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा। लेकिन मैं फ़ोन में बोलता हूँ कि तो बस मुझे खुद को मारना है और ये सब रुक जाएगा। सामने से आवाज़ आती है कि बिल्कुल, तुम बस कैमरे में ये सब रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड भी मत करो एक्चुअली, तुम बस कैमरे को देख कर ये सब करो, रिकॉर्ड हम खुद कर लेंगे। अगर तुमने 15 मिनट में ये सब नहीं करा तो अगला टारगेट हम उठा लेंगे और उसके जिम्मेदार भी तुम होंगे। इसके बाद वो कॉल कट जाती है। लग रहा है कि मेरे पास ये आखिरी ऑप्शन है, किसी और की जान जाना, वो भी मेरी वजह से। मैं ये और नहीं ले सकता। बेटर है कि मैं ये खुद ही कर लूँ। जाने से पहले मैं आप सबको ये स्टोरी बता रहा हूँ ताकि मेरी जैसी गलती आप मत करना। इनफैक्ट मेरी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। बस आई डोंट नो, मैं बस बताना चाहता हूँ सबको कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। फिर मिलेंगे किसी और टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।